आज का पहला प्रश्न है, एक उपस्कर की 20 MVA, क्या है साहब जी? एक उपस्कर की 20 MVA 33 kV के आधार को 0.9 पावर पर यूनिट की प्रतिबाधा में 50 MVA 11 kV के आधार को पर यूनिट इंपेडेंस निकालने के लिए बोल रहा है। यानी यहां पर आप गंभीरता से समझिएगा, तो मेरे पहले की जो केवीए का मान है, ओल्ड के भी कितना दिया हुआ है? 33। न्यू के भी कितना हो रहा है आपका? 11। कितना हो रहा है? 11। हमारा साहब एमवीए ओल्ड बताइए कितना है? पुराना वाला मेरा 20 है ना, और एमवीए न्यू बताइए कितना है? एमवीए न्यू मेरा है साहब जी 50 है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट इंपेडेंस पुराना कितना दिया है? जेडपीयू ओल्ड 0.9 पर यूनिट। आपसे पूछ क्या रहा है? जेडपीयू न्यू बराबर व्हाट? इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है जेडपीयू न्यू बराबर जेडपीयू ओल्ड गुना होता है के भी ओल्ड बटा के भी न्यू का होल स्क्वायर इनटू, यहां ऊपर में बदल जाएगा, एमवीए न्यू बटा एमवीए ओल्ड। ठीक है, अब देखिए जेडपीयू ओल्ड आपका कितना दिया है? 0.9। यहां पर केवी ओल्ड कितना है? 33। न्यू कितना है? 11। एमवी न्यू कितना है? 50। ओल्ड कितना है? 20। सिंप्लीफाई करके बताइए। 20.25 20.25 पर यूनिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी है। अभी जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम संचालित हो रहा है आज, इसमें कई सेंटर पर छात्रों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई तरह की असुविधाएं हो रही है, सर्वर की समस्या, विधि व्यवस्था की समस्या, उनके साथ इंट्रोगेशन में दिक्कत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? पूरी व्यवस्था करने के बाद ही सेंटर, और सेंटर दिया तो गया है टीसीएस के माध्यम से, लेकिन वह सेंटर पर व्यवस्था का निरीक्षण सही तरीके से नहीं हुआ है। जैसे तैसे चोर उचक्के लोगों को सेंटर संचालन का काम कर रहे हैं, और उन लोगों को जो है सो सेंटर चलाने के लिए दे दिया है। यह सरकार का कहीं ना कहीं जो है अच्छा विचारधारा प्रतीत नहीं होता है। जंगल में यहां वहां भेज दिए हैं विद्यार्थी को, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। झोपड़ी में, गोदाम में, किस किस चीज में जो है सो 10 गो 20 गो 40 गो 50 गो 100 गो कंप्यूटर लगा दिया, अब वह सेंटर बन गया। ऐसे थोड़ी होता है साहब। आरा रद्द किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में संरक्षी मतलब कंजरवेटर, क्या है साहब? कंजरवेटर। इसका क्या उद्देश्य है साहब? तो देख लीजिएगा, हमारी मेन टैंक के ऊपर क्या लगा होता है? कंजरवेटर। तेल में तापमान की वृद्धि के कारण जो एक्सपांशन होता है, तो उसका फैलाव को सेटलमेंट करना, और फिर जब सिकुड़ता है तो उसको भी नीचे एडजस्ट करना। मतलब स्पष्ट है, तेल के संकुचन और प्रसार दोनों को संभालने का काम कौन करता है? आपका कंजरवेटर करता है। अगला प्रश्न विद्यार्थी जी, पावर ट्रांसफार्मर के मामले में कह रहा है निर्धारित धारा के रूप में नो लोड करंट, यानी साहब I0 मेरे IFL का कितना होता है? तो मात्र साहब 2 से 6% तक ही होता है। यह आप लोग जानते हैं, लेकिन यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर में यह पूछा जाए, इसमें मेरा I0 कितना? 30 से 40% IFL का होता है। क्या होता है? 30 से 40% IFL का होता है। तो उत्तर कौन सा विद्वानों लेंगे? ऑप्शन नंबर बी लेंगे। चलिए, यही स्टैंडर्ड है सबके लिए, 2 से 5 2 से 6 यही स्टैंडर्ड है ट्रांसफार्मर में, यही इसका लेवल है। चलिए सरकार, अगला प्रश्न, यदि फुल लोड के 7/8 पर ट्रांसफार्मर की ताम्र हानि 4900 है, तो साहब जी एक्स का
7/8 का स्क्वायर बराबर 4900 वाट। अब क्या होगा, तो मुझे बताइए सरकार, यहां वैल्यू लिखिएगा, x गुना 49/64 बराबर 4900। यहां से सिंप्लीफाई करिए, x का मान निकालिए, x बराबर 64/49 गुना 4900 कट गया 100 बार में, कितना आ गया, 6400 वाट आ गया। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आप सब जानते हैं मेरी कॉपर हानि करंट के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलिए साहब, अगला है 500 केवीए 200 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज पर चलाया जा रहा है, तो केवीए का निर्धारण क्या होगा, देख लीजिए। तो आप जानते हैं मेरा जो साहब जी पावर होता है किसके समानुपाती होता है, एफ के क्या होता है, समानुपाती। तो ऐसे केस में आप P1 बटा P2 बराबर क्या लिखिएगा, F1 बटा F2 लिखिएगा। क्वेश्चन आपसे P2 पूछ रहा है ना, तो आप जरा जल्दी से आ जाइए साहब। अब आप क्या करिएगा, P2 बराबर P1 F2 बटे F1। P1 आपका कितना है, 500, F2 कितना है, 50, F1 कितना है, 200, 0 0 कट गया, 2 से 2.5 कितना हो गया, 125 kVA हो गया। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अव्यवस्था है ये सब, उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं थी, जानकारी नहीं थी, सीखा ना। चलिए कह रहा है कि वह पावर फैक्टर जिस पर ट्रांसफार्मर काम करता है, तो मेरा ट्रांसफार्मर जो है किसी फिक्स पावर फैक्टर पे काम नहीं करता, लोड का स्वभाव जैसा होता है उस पर काम करता है। इंडक्टिव लोड है तो लैगिंग, कैपेसिटिव लोड है तो लीडिंग, आपका रेजिस्टिव लोड है तो यूनिटी। तो किस पर निर्भर करेगा, भार के पावर फैक्टर पर निर्भर करेगा और उसी आधार पर यह काम करेगा। 100 केवीए के ट्रांसफार्मर की दक्षता पूरे भार पर और आधे भार पर कितनी है, 0.98 है। ठीक है, मतलब कह रहा है फुल लोड पर भी 0.98 है और हाफ लोड पर भी क्या है, 0.98 आपकी क्या है, इफिशिएंसी है। ठीक है, ये बातें आपको बताई गई है। अब कह रहा कि इस ट्रांसफार्मर के लिए फुल लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली भी बना सकते हैं और कंसेप्चुअली भी बना सकते हैं। कंसेप्चुअली समझिए इसको कैसे करेंगे, जब मेरा फुल लोड पर और हाफ लोड पर दोनों परिस्थिति में मेरी दक्षता क्या होती है, सेम रहती है। मेरी दक्षता क्या होती है, समान रहती है। जब मेरी दक्षता दोनों परिस्थितियों में समान होती है तो वैसी सिचुएशन पे कह रहा है कि जब फुल लोड पर हमारा सिस्टम काम करे, ट्रांसफार्मर काम करे, तो मेरी कॉपर लॉस क्या होगी। तो आप जरा देख लीजिए, कंसेप्ट को समझिए। जब आपका क्या हो गया, मेरा साहब जी फुल लोड पर कह रहा है कि हमारी सेम इफिशिएंसी हो, तो कॉपर लॉस बराबर व्हाट। विद्यार्थी एक छोटी सी बात हमको पता ही है, आप लोग तो मेहनती छात्र हैं। मेरा पीसीयू समानुपाती आई के होता है स्क्वायर के। हाफ लोड करते हैं तो पीसीयू बराबर 1/2 का स्क्वायर करते हैं। और यदि विद्वान साहब फुल रहता तो 1 का 1 रहता, फुल रहता तो 1 का 1 रहता मतलब हाफ का 4 गुना आपको कहां मिल रहा है, फुल पर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो रहा है फुल का हाफ में, तो फुल रहता तो 4 गुना बढ़ जाता। तो क्या 4 गुना बढ़ता, कॉपर बढ़ता। मेरा स्वाभाविक सी बात है, मेरा जो आयरन लॉस है फुल रहे हाफ रहे वो हर समय समान रहता है। यानी इससे आपको कंसेप्ट पकड़ में आया कि यदि हमारी फुल लोड पर और हाफ लोड पर इफिशिएंसी सेम रहती है, ट्रांसफार्मर सेम है, लेकिन हमारी चर्चा हो रही है फुल लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा, तो यहां से स्पष्ट देख रहे हैं हाफ लोड पर यह फुल का 1/4 होता है, फुल में जाएगा तो हाफ का 4 गुना होगा। तो नेचुरली मेरी क्या बढ़ रही है, कॉपर लॉस बढ़ रही है। और कॉपर लॉस किससे ज्यादा बढ़ रही है, तो नेचुरली हम आंसर कौन सा लेंगे, कोर हानि से अधिक होगी। तो मैथमेटिकली इसमें जाइएगा तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, आप कंसेप्चुअली इसको बनाइए, आंसर इसका क्या होगा, सी नंबर। चलिए साहब
आइए आगे बढ़ते, चलिए। आइए, प्राइमरी और सेकेंडरी परिपथ के बीच परस्पर युग्मन का सुधार, यानी आपका साहब जी म्यूचुअल कपलिंग में सुधार कैसे होगा साहब? तो म्यूचुअल कपलिंग में सुधार तब बेहतर होगा जब आप कोर पदार्थ जो ले रहे हैं वह कैसा लीजिएगा, उत्तम क्वालिटी का लीजिएगा। उत्तम क्वालिटी का मतलब है इसका म्यूआर आपका क्या हो, उच्च हो। अब म्यूआर उच्च होगा तो आपका रिलक्टेंस क्या होगा साहब, निम्न होगा, कम होगा। यानी स्पष्ट है न्यूनतम प्रतिष्ठभ वाला चुंबकीय कोर लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर CrGOS, या नहीं तो सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा ही कठिन प्रश्न है विद्यार्थी जी। कह रहा है कि हाई क्षरण ट्रांसफार्मर होता है, हाई लीकेज ट्रांसफार्मर। हाई लीकेज का मतलब जहां पर मेरे लीकेज रिएक्टेंस का मान क्या हो, उच्च हो। तो जल्दी से बताइए, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। आप जी उच्च वोल्ट एम्पियर वाला जो ट्रांसफार्मर होगा, हाई केवीए का जो ट्रांसफार्मर होगा, तो हाई केवीए का ट्रांसफार्मर मेरा कौन होता है, पावर ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है साहब, पावर ट्रांसफार्मर होता है। और मेरी जो पावर ट्रांसफार्मर होती है उसमें आपका लीकेज रिएक्टेंस का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, इसका मान अधिक होता है। तो हम उत्तर किसको लेंगे, बी नंबर को। चलिए साहब आगे बढ़ें। इफिशियंसी पर थोड़ा सा असर पड़ता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसकी संरचना ही वैसा हम बनाते हैं कि हमारा फुले लोड पर ही ज्यादा रहे, अब फुल लोड पर मेरा क्या हो जाए, एफिशिएंसी मैक्सिमम। और लीकेज रिएक्टेंस किस लॉस को ज्यादा प्रभावित करेगा, कोर को प्रभावित करेगा। तो कोर के प्रभाव को हम मिनिमाइज करने की व्यवस्था बनाते हैं यहां पर, जिससे हमारा एडजस्ट कर जाता है। अब जानते हैं कि आपका कमजोरी है छेना, तो पहले 4 गो वही देते हैं, है कि नहीं, उसके बाद कुछ और सोचते हैं। ये मामला है साहब। तो एक ट्रांसफार्मर अपने पूरे लोड पर काम कर रहा है, एफिशिएंसी मैक्सिमम है। आयरन लॉस कितना दे दिया है साहब, एटा मैक्स पर मेरी जो है लॉस कितनी है, पीआई का मान 1000। मैक्सिमम दक्षता के केस में पीआई का मान है 1000 वाट। तो नेचुरल सी बात है, जब मैक्सिमम दक्षता के केस में पीआई 100 है तो पीसीयू भी मेरा 1000 वाट ही होगा। अब आपसे कह रहा है हाफ लोड पर कॉपर हानि, तो पीसीयू हाफ पर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर गुना 1000 बराबर 1/4 गुना 1000 बराबर विद्यार्थी जी 200, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ें। 2 केवीए ट्रांसफार्मर की आयरन लॉस 150 वाट है और फुल लोड कॉपर लॉस पीआई 150 है, पीसीयू 250 है। आपसे कह रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होती है तो पीआई के बराबर पीसीयू को होना पड़ता है, और दोनों का मान 150 हो जाता है। तो टोटल हानि आपकी क्या हो जाएगी, पीआई प्लस पीसीयू बराबर 150 प्लस 150 बराबर 300 हो जाएगी। उत्तर क्या दीजिएगा, सी नंबर। चलिए सरकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, आयरन लॉस मेरा कितना है 800। तो एटा मैक्सिमम जब होता है तो उस समय मेरा पीआई है 800, ठीक है। तो पीसीयू भी मेरा क्या होगा, नेचुरली वह भी 800 होगा। अब कह रहा है पीसीयू हाफ लोड पर, तो 1/4 1/2 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर, क्या कीजिएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू 800, तो 1/4 गुना 800 सिंप्लीफाई करिए क्या हो जाएगा
200 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ें। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कम करने के लिए एक के ऊपर दूसरे को लपेटा जाता है? ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था पहले हम एलवी को और उसके बाद हम किसको लगाते हैं? एचवी को लगाते हैं। ये मेरा एचवी है और ये मेरा एलवी है। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है साहब जी, इंसुलेशन की क्या करने के लिए? बिल्कुल, तो ऐसा करने के हम क्या करते हैं? इंसुलेशन की क्या कह रहा है? प्राइमरी सेकेंडरी कह रहा है ना, क्या कम करके एक दूसरे के शीर्ष पर लपेटा जाता है। ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है? इंसुलेशन की मात्रा को कम करते हैं, ये चीज है। अब आपसे कहा है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करते हैं? एक के ऊपर दूसरे को लपेटने का काम करते हैं। तो एक के ऊपर जब दूसरा लपेटिएगा, लेकिन मेरी फ्लक्स का एसोसिएशन सबसे बहुत बेहतर हो जाता है। वह आपकी वायु में या अदर पाथ से ज्यादा नहीं जा सकती हैं, जिसके वजह से आपका कहीं न कहीं क्या होता है? लीकेज रिएक्टेंस के मान में कमी आ जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साहब अगला प्रश्न बताइएगा। जीरो लोड पर I0 का मान फुल लोड का कितना होता है? 3 से 5% होता। I0 बराबर आप जानते हैं अंडर रूट IW स्क्वायर प्लस I म्यू का स्क्वायर। IW बराबर I0 cos फाई 0, I म्यू बराबर I0 साइन फाई 0। जानते हैं ना विद्यार्थी ये सब चीजें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस कारण से होता है? जल्दी बताइए। एयर इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर। समझ गए? तो कई बार मैंने चर्चा किया है, हवा विद्युत का बहुत अच्छा कुचालक है, लेकिन चुंबकीय कुचालक नहीं है। एयर में चुंबकीय सामर्थ्य का प्रवाह, फ्लक्स का प्रवाह आसानी से हो सकता है। यह मुख्य कारण है जिसके वजह से आपकी लीकेज रिएक्टेंस होती है। नहीं तो हमने जो रास्ता बनाया है उसी रास्ते से मेरे फ्लक्स को जाना चाहिए, बट थोड़ा 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 इधर उधर भी जो ये चली जाती है वो इसलिए जाती है क्योंकि एयर हमारा बहुत अच्छा चुंबकीय कुचालक नहीं है। समझ गए? हवा है विद्युतीय कुचालक, बहुत अच्छा और बहुत सस्ता, लेकिन शर्त है कि हवा अगर नम है, गीली हवा है, तो वह विद्युतीय क्या हो जाती है? चालक बन जाती है। करंट ट्रांसफार्मर में एरर को निम्नलिखित डिजाइन का बनाकर कम किया जा सकता है। करंट ट्रांसफार्मर में जो कमियां हैं, जो फॉल्ट आ रही हैं, वह कैसे दूर होगी? जरा एक एक पॉइंट को हम चर्चा कर लें। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के कंडक्टर के लिए बड़ा अनुप्रस्थ काट का प्रयोग करिए, मोटा मोटा तार यूज करिए, रेजिस्टेंस कम होगा, लॉस कम होगा। क्या यह लॉजिक सही बैठ रहा है? दूसरा देख लीजिए, हो नहीं सकता है। प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग का प्रयोग यथासंभव नजदीक में करिए। नजदीक में कर रहे हैं ठीक है, लेकिन शॉर्ट करने का भी तो डर है। इंसुलेशन देंगे अच्छी बात है। दूसरा देख लीजिए, ठीक है, कुछ हद तक चलेगा। दूसरा कह रहा है कि हाई परमिएबिलिटी और लो हानि का कोर सामग्री प्रयोग करिए। ये तो ज्यादा ने अच्छा बुझा रहा है। परमिएबिलिटी भी बढ़िया हो, कम हानि वाला पीएचपी ना हो, वैसा वाला कोर लीजिए। कोर में कहीं ज्वाइंट नहीं हो, एकदम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फाइनल और फिनिश हो, बीच में चट्टी पट्टी वगैरह कुछ नहीं लगाना है। साथ ही फ्लक्स का घनत्व तो क्या हो? निम्न हो। क्या हो साहब? 1.5 टेस्ला हो। फ्लक्स का घनत्व कम होगा। बी बराबर 5 बाय क्या होता है? ए से आपकी क्या है? एरिया आपकी बढ़ी, मेरा फ्लक्स क्या हो गया? घटा। तो यानी मेरे साइज पर भी क्या हो रहा है? कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे बेस्ट और सबसे सही क्या है साहब? आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसी को लेकर हम चलेंगे। नहीं, सब उचित नहीं है,
सब उचित नहीं है। सी जो है दिए गए में सबसे ज्यादा फिट बैठ रहा है। इसमें इस वाले कंस्ट्रक्शन के लिए इसलिए बहुत उचित नहीं है क्योंकि इसका प्राइमरी में तो आप 1 या 2 टर्न लपेटते हैं, सेकेंडरी में आपका बहुत ज्यादा टर्न रहता है, तो वेरिएशन करंट का देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, तो वह एडजस्टमेंट नहीं उतना बैठ पाता है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके ये दिए गए में सबसे उचित लगता है, एकदम बड़ा हो जाए। ट्रांसफार्मर बनाने में उच्च फ्लक्स घनत्व का क्या उपयोग है? तो देख लीजिए साहब, अभी तो हमने चर्चा किया ही। मेरा बीएम यदि बढ़ता है तो क्या होता है, फाई बाय ए, एरिया मेरी घटती है, बीएम बढ़ता है, फ्लक्स मेरा बढ़ता है, बीएम बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ा, कपलिंग बेहतर हुई, लिंकेज बहुत बेहतर हुआ। लिंकेज बेहतर हुआ तो क्या हुआ साहब, केवीए मेरा बढ़ेगा कि घटेगा? नेचुरल सी बात है, लिंकेज बढ़ेगा तो मेरा केवीए क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी स्पष्ट सी बात है, हमारे भार में कमी करने के लिए प्रति केवीए, यानी प्रति केवीए आपके ट्रांसफार्मर का वेट क्या होता है, इसे घटता चला जाता है। यहां पर केवीए बढ़ रहा है लेकिन वेट घट रहा है। ऑप्शन नंबर बी। क्या यहां कह रहा है कि भार प्रति केवीए, मतलब है कि हमारा 100 केवीए पर वजन हो रहा है, मान लीजिए 100 केजी, ठीक है, 200 केवीए पर हो रहा है 150 केजी, ठीक है, 300 केवीए पर हो रहा है 170 केजी। इस तरह की बातें कह रहा है, ठीक है। जैसे आप कार्ड छपवाने जाते हैं तो 100 कार्ड छपवाइएगा तो आपका 1000 रुपया लगेगा, और 300 छपवाइएगा तो 1200 लगेगा, समझे कि नहीं? तो कहिएगा 300 कर दीजिए भैया, वो मामला यहां पर है। वेट प्रति केवीए की बात हो रही है, तो पर केवीए के हिसाब से मेरे वजन के मान में क्या आती है, कमी आती। जब ट्रांसफार्मर पर ज्यावक्रीय उत्तेजक प्रवाह लागू किया जाए तो पारस्परिक फ्लक्स, मतलब कह रहा है कि साइनोसॉइडल करंट हमने दिया है, I बराबर IM साइन ओमेगा टी दिया है, तो मेरी फ्लक्स क्या होगी, तो जैसा करंट देंगे वैसा ही फ्लक्स होगा। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी होगा। तो नेचुरली आप क्या जवाब दीजिएगा, साइनोसॉइडल होगा। क्या होगा, साइनोसॉइडल होगा। चलिए साहब, तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। कह रहा है 0.8 पावर फैक्टर अंतराल के फुल लोड वाले ट्रांसफार्मर की दक्षता है 95% और फुल लोड पर 0.8 पीएफ लीडिंग कर दिया जाए तो अब मेरी इफिशियंसी क्या हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत मजेदार लग रहा है। साइन ओमेगा टी फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। कह रहा है 0.8 पावर फैक्टर अंतराल के फुल लोड वाले ट्रांसफार्मर की दक्षता है 95% और फुल लोड पर 0.8 पीएफ लीडिंग कर दिया जाए तो अब मेरी इफिशियंसी क्या हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत मजेदार लग रहा है, दिमाग लगा के जरा बताइए क्या चांस लगता है, कोई फर्क पड़ेगा? क्या हो जाएगा साहब, एज इट इज हो जाएगा। नेचर लैग रहे लीड रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज रेगुलेशन रहता तब फर्क पड़ता, उसमें माइनस होता, वोल्टेज रेगुलेशन का मान मिनिमाइज हो जाता, वो बहुत बेहतर वीआर हमारी होती। तो साहब जी हमेशा याद रखिएगा, हमारी इफिशियंसी पीएफ के स्वभाव पर, इफिशियंसी पीएफ के स्वभाव पर निर्भर नहीं करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीएफ के मान पर निर्भर नहीं करती है। मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों अलग है। आपका वजन 50 किलो है, ठीक है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, मिलनसार स्वभाव है। तो मिलनसार स्वभाव होना, वजन होना, दोनों अलग बातें हैं। तो 0.8, 0.5, 0.3 ये मैग्नीट्यूड है, उससे मान में बदलाव होगा, लेकिन लैगिंग है कि लीडिंग है, इस नेचर से कोई असर नहीं पड़ रहा।
चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर अस्थिर वोल्टेज सप्लाई से क्या है, जुड़ा हुआ है। सप्लाई आवृत्ति में वृद्धि होने पर कोर के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा। क्वेश्चन जरा समझिएगा। सप्लाई आवृत्ति में वृद्धि होने पर मेरा क्या हो रहा है, बीएम के बारे में आप जानते हैं, V/F का क्या होता है, समानुपाती होता है। और फाई आपका क्या है, BM/A है। क्लियर ये बात है। अब यहां से देख लीजिए BM किसका समानुपाती, फाई का समानुपाती। तो मेरा BM जब F बढ़ रहा है तो BM घट रहा है, BM घट रहा है तो नेचुरली मेरा फाई घट रहा है। आ गया जवाब आपको। आवृत्ति बढ़ाते हैं तो कोर के फ्लक्स में कमी आ जाती है। तो आंसर कौन दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।